हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं कार्य शक्ति और ऊर्जा के दूसरे भाग को। थ्योरी वाला पार्ट है बच्चों ये। यदि आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे आखिरी में प्लेलिस्ट पर जाके क्लिक करके सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल वीडियो देख सकते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखिए। मतलब कार्य ऊर्जा प्रमेय की परिभाषा बताइए और क्या दिखाइए कि नियत और परिवर्ती, मतलब नियत मतलब अपरिवर्ती और परिवर्ती दोनों प्रकृति के बलों के लिए समान उपयोगी है। तो यहाँ प्रूफ भी करना है कार्य ऊर्जा प्रमेय। आइए बच्चों, सबसे पहले हेडिंग हम डालते हैं। क्या हेडिंग हमारा? कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा प्रमेय। हेडिंग क्या है बच्चों? कार्य ऊर्जा प्रमेय। इसे क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ लिख दे रहे हैं हम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये है हेडिंग। आइए बच्चों, इसकी परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कैसे? उसके लिए बेटा क्या होता है यहाँ पर समझिए का एक पॉइंट है, W बराबर डेल्टा के। ये है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, किसी वस्तु को या किसी किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके उसके गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता। उसके गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। फिर समझिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं परिभाषा के, इस नियम के अनुसार किसी बल द्वारा किसी वस्तु को विस्थापित करने में किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। वो भी ठीक है, ये थोड़ा हमने आसान करा दिया। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। यह फार्मूला। तो भैया आइए, फोर्स दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा जब बल समान हो, नियत हो। अब एक जब बल अपरिवर्तित रहे। तो आइए दोनों कंडीशन में हम आपको करके दिखाते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए, इसमें नियत बल द्वारा, किसके? नियत। सवाल में कह रहा है ना बेटा, क्वेश्चन आप पढ़िए, कह रहा है नियत बलों के लिए, नियत बलों के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या बेटा? के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। आइए बच्चों, इसको हम प्रूव करते हैं। इसमें कैसे प्रूव करेंगे देखिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए बच्चों, मानक पिंड पर किया गया कार्य, कार्य का फार्मूला क्या होता है? कार्य का फार्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। विस्थापन को S से लिखो चाहे D से लिखो। ये हो गया। अब आप एक फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या है बच्चों? आप यहाँ पर फार्मूला बताते रहिए हमें। F बराबर होता है MA। F बराबर क्या होता है बच्चों? MA। ये मान रखिए, W बराबर MAS। ये हो गया फार्मूला MAS। F बराबर MA यहाँ रख दिया मान। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या होगा? अब यहाँ पर हमें A का मान चाहिए। A का मान चाहिए तो A का मान आप निकाल लो। कैसे निकालेंगे बेटा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको समीकरण 1 मानना पड़ेगा ना। अब हम लगाएंगे गति के कौन से नियम से? तृतीय नियम से। गति के तृतीय समीकरण। बच्चों, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? आइए उसको देखते हैं। तो गति का जो तृतीय समीकरण होता है वो होता बच्चों v² बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या होता है? v² बराबर u² 2as। ये होता है बच्चों। अब यहाँ पर ये देखिए आप, a का मान अगर हम निकालना चाहें यहाँ से, किसका मान? a का मान, तो u को इधर भेजेंगे तो v² माइनस u², v² माइनस u² बराबर
2as। अब बाकी इन दोनों को नीचे लगाने जा रहे हैं हम, तो यहाँ से ये कमान देखो, बहुत बच्चों याद ध्यान दीजिए, ये 2as है, देखो ये ध्यान से 2as है ना, क्या है ये बच्चों, ये नहीं, यहाँ पर देखिए as है, अगर इसमें मान रखेंगे तो 2 को बटे में लगा दे रहे हैं, केवल as का मान नहीं, तो एक काम करो a का मान निकालो, निकालो कट जाएगा। चलिए बच्चों इसको मान नीचे लगाओ, b² e² बटे, अब यहाँ से मान निकालेंगे a का, तो 2 अवैस इधर आ जाएगा, 2 ये s है बराबर a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ज़रा बात को समझिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए बच्चों a का मान समीकरण a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a का मान रखो बेटा वहाँ पर, w बराबर क्या मान है, m a का मान क्या है, v² माइनस u² बटे 2s। देखिए बेटा w बराबर m, a का मान ये देखिए पूरा a है, देखो ये पूरा a के बराबर है ना, यहाँ रख दिया, उसके बाद a का मान रखने के बाद में s है, तो यहाँ s हो जाएगा, तो s से s कट जाएगा, ये दो जो है ये m के साथ लिख दे रहे हैं, तो w बराबर हो जाएगा m बटे 2 ब्रैकेट में v² माइनस u², यही तो होगा बच्चों। अब ध्यान से देखिए, इसका अगर हम इसमें गुणा करें तो w बराबर ये इधर जाएगा तो हो जाएगा, 2 को अगर अलग कर दे तो 1/2 mv², अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे माइनस 1/2 mu², यही तो होगा बच्चों। ये कहानी आपको समझ में आई। चलिए अब आगे इधर देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए बहुत ध्यान से, अब हमने वही चीज़, एक का गुणा करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, m/2v² लिख दो, अगर m/2v तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक लिख सकते हो अलग करने के लिए। अब यहाँ पर ये देखिए, अब एक थोड़ा सा ये मान होता है मेरा, यहाँ पर हम आपको फार्मूला बता दें फिर आगे बढ़े हैं। फार्मूला एक ये होता है कि अंतिम गतिज ऊर्जा, क्या होता है, एक अंतिम गतिज ऊर्जा, उसका फार्मूला क्या होता है बेटा, के फाइनल होता है ना, अंतिम को फाइनल कहते हैं, तो KF बराबर 1/2 mv², ये होता है। ठीक है, और एक होता है अंतिम गतिज ऊर्जा और एक होता है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, क्या, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो KI बराबर 1/2 mv², ये होता है, इनिशियल होता है, I मतलब इनिशियल। तो बच्चों ये दोनों मान हम रखेंगे यहाँ पर, W बराबर, ये बताइए इसको क्या ही सकते हैं, 1/2 mv², 1/2 mv² KF माइनस m, अब 1/2 mu², इसका मान क्या है, u है बेटा, ये u है, याद रखना है, mu², देखिए यहाँ पर u है ना, तो इसको KI लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद लिख सकते हैं डेल्टा K, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, देखिए मेरा एक फार्मूला आप समझिएगा, डेल्टा K हम लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं समझिए मेरी बात, कभी भी कोई अंतर होता है उसे आप लिख सकते हैं, कैसे, जैसे मेरे पास वो लिखा है डेल्टा x, तो इसे आप x2 माइनस x1 लिख सकते हो। ठीक है, या तो इसे डेल्टा x को आप लिख सकते हो, एक और फार्मूला है डेल्टा x को आप ऐसे लिख दो, या f फाइनल f इनिशियल ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब दो अलग अलग राशियों का जो डिफरेंट होता है उसे डेल्टा से हम डिनोट करते हैं। तो बेटा यही तो कार्य ऊर्जा प्रमेय है, अभी हमने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप नाम जानना चाहो तो नाम जान सकते हो, कौन सा क्या अक्षर है, हम अभी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये समझिए यहाँ पर कि जो हमारे पास क्या क्या बचा है, आइए हम यहाँ नाम भी बता दे रहे हैं। V क्या है, अंतिम वेग, U है प्रारंभिक वेग, S है दूरी, A है त्वरण, हमने बताया था, A क्या है, त्वरण है। ठीक है, और बाकी सब पता चल गया होगा कि I ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये अंतिम गतिज ऊर्जा, F बल है। चलिए हम यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं सबका, कि V है अंतिम वेग, V का नाम क्या है बच्चों, अंतिम वेग, अंतिम वेग। U का नाम क्या है बच्चों, प्रारंभिक वेग, ये ना V का मान है, और S है दूरी, S क्या है, दूरी, A क्या है, त्वरण, और ये त्वरण है, और F बल है, F क्या है, बल, ये सब
नाम है बेटा। ये सब आप नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं किनारे नोट कर लीजिएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। तब हम दूसरा भाग देखेंगे परिवर्ती बलों के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय। बच्चों दूसरा देखते हैं परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, उसी में है। तो इसको कैसे करेंगे? माना, आइए थोड़ा मान लेते हैं। माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, जिसका द्रव्यमान m और वेग और प्रारंभिक वेग v u, प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है। अंतिम वेग v है और अंतिम वेग क्या है? v है। तब परिवर्ती बल F हो। लिख दे बेटा। तब परिवर्ती बल F द्वारा एक अति सूक्ष्म विस्थापन। बेटा अति सूक्ष्म विस्थापन जो होता है वो ds होता है। क्या होता है? ds में किया गया कार्य। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? हम आपको बता दें। dw बराबर F इंटू ds ये होता है। जब एक तरफ से d हटता तो दूसरी तरफ समाकलन लगता है। क्या लगता है बेटा? समाकलन F ds। और यहाँ पर बच्चों जो इसकी लिमिट होगी वो होगी प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग, ये लिमिट होती है, ठीक है। अब एक मेरी बात समझिएगा, क्या है, या तो अब इसको हटाना चाहे तो हटा दें, लिमिट ये लेना है। लेकिन अभी आपको क्यों ये लेंगे अभी हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, F बराबर फार्मूला यहाँ लगाना है। F बराबर फार्मूला, लिमिट अभी बाद में लीजिएगा, अभी मत ले लीजिएगा। देखिए बच्चों ये फार्मूला होता है, लिमिट अभी बाद में लेंगे, इसको देख के भी लिमिट छोड़िए। अब हम आपको बता रहे हैं F बराबर आपने पढ़ा होगा MA, पढ़ा होगा बच्चों, ये मान रखो इसमें। तो क्या आ जाएगा? W इंटीग्रेशन F बराबर, F की जगह क्या लिखना है? MA, तो यहाँ होगा MADS, ये होगा MADS। अब एक काम करिए, एक फार्मूला और होता है। क्या होता है बच्चों? होता है A बराबर dV/dt, होता है कि नहीं होता है? रखिए इसकी जगह पर। तो W इज इक्वल टू M, A की जगह क्या लिखना है? dV/dt और इंटू DS। अब एक काम करो, ये जो DS इसके बटे में लगा दो, क्या? dt। तो बटे में लगा देंगे तो क्या होगा? आइए यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है। जब लगा देंगे W बराबर तो हो जाएगा MdV और DS/dt, ये होगा। भाई आगे पीछे कर दिया। अब एक फार्मूला और आप जानते होंगे, वो होता है V बराबर क्या होता है बच्चों? V बराबर DS/dt, ये होता है फार्मूला। क्या होता है? DS/dt। अब एक काम करो, W बराबर M, अब ध्यान से देखिए dV, ठीक है, ये dV है, इसको हम क्या कह सकते हैं? V। तो ये V बेटा अंदर जाएगा, ये जो V है ये अलग है, ये तो एक अलग V है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा बेटा, याद रखना है बेटा। तो क्या हो जाएगा? MV/dV, ये होगा। अब एक काम करिए, अब यहाँ लिमिट अप्लाई करिए। लिमिट क्या होगा? ये वेग है, तो वेग दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। यहाँ लिमिट अप्लाई कर देना। क्या ले लोगे बच्चों? लिमिट के लिए समय ना, लिमिट ले लिया यहाँ पर। चलो जब ये, अब इसके बाद क्या करोगे? M को बाहर ले लेना, M को बाहर ले लो। अब इसका इंटीग्रेशन करो, पहले मेरी बात समझिएगा बेटा। U/V और V/dV। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा आप समझिए। ऐसे D हटेगा तो समाकलन हटेगा। अब समझिए D हटेगा, जो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, मैथ वालों के लिए हम नहीं बता रहे हैं। मैथ वालों का नियम है, एक फार्मूला है, हम आपको मैथ वालों के लिए बता दें।
फार्मूला ये है, जैसे x है और dx है तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर और जो पावर उसी से डिवाइड दिया जाता है, ये होता है, ये फार्मूला है। अब समझिए जो लिमिट अप्लाई कर दिया, देखो बेटा अब v dv को लिख सकते हैं, x dx को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू, उसी हिसाब के v dv को v स्क्वायर बाई टू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? या तो अगर आप फार्मूला नहीं लगाएं तो d हटा दे तो समाकलन हट जाएगा, तो एक v v स्क्वायर हो जाएगा और जो स्क्वायर होता है उसी से आप भाग दे देना, या तो फार्मूला लगा देना और लिमिट अप्लाई कर देना u से v। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, आप समझिए मेरी बात को। अब इसके बाद की कहानी ये है कि m/2 बाहर हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, एक बार v की जगह पर v स्क्वायर रखिएगा, फिर मान लगा के v की जगह पर u स्क्वायर रखिएगा ऐसे। अब इसके बाद की कहानी हम इधर बताने जा रहे हैं। तो w बराबर, अब गुणा इसमें करेंगे तो वही है 1/m का अंदर गुणा कर दो तो 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, यही तो होगा u स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसको अभी हमने ऊपर बताया था, इसको के आई लिख सकते हो, अंतिम गति ऊर्जा है के एफ और माइनस के आई, भाई ये क्या इनिशियल गति ऊर्जा है, ये फाइनल गति ऊर्जा है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा के। क्यों लिख सकते हैं अभी हमने बताया था क्यों लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और उसके बाद वीडियो को रोक कर नोट कर लो, यहाँ भी प्रूफ हो चुका है, चाहे बल परिवर्ती हो या समान हो, दोनों के लिए सेम ही या समान ही होता है, जो कि क्वेश्चन में ऊपर कह रहा है समान उपयोगी है। कह रहा है बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है संरक्षी एवं असंरक्षी बल क्या होता है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको हेडिंग बताने जा रहे हैं संरक्षी बल के बारे में, ये होता क्या है संरक्षी बल। आइए हम इसको बताते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चों इसकी सबसे आसान भाषा में हम परिभाषा लिखवाना चाहते हैं। देखिए एक तो इसकी परिभाषा है कि यदि किसी कण पर कार्य करने वाला जो बल है वो इस प्रकार का हो कि पूरे चक्रीय प्रक्रम में कण की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तन रहे, मतलब गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन ना हो, तो वह बल संरक्षी बल कहलाती है। और दूसरा परिभाषा इसका यह है, आइए हम दोनों लिखते हैं। पहले इसका पहला परिभाषा बच्चों, इसके दो परिभाषा है, पहला हम लिखवाएंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, हमें उम्मीद है। ठीक है, पहला परिभाषा है, देखिए यदि किसी पिंड पर किया गया कार्य, यदि किसी पिंड पर किया गया कार्य, किया गया कार्य अपने पथ पर निर्भर करे, सुनो निर्भर ना करे, मेरी बात समझिएगा, पथ पर निर्भर ना करे, तो ऐसे यदि किसी पिंड पर किया गया कार्य अपने पथ पर निर्भर ना करें। अब जब कार्य करोगे तो बल लगेगा भाई, बिना बल का तो कार्य करोगे नहीं। तो कार्य किए गए कार्य, तो ऐसे कार्य करने में लगाए गए बल को क्या कहते हैं बेटा, संरक्षी बल कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। अब जरा इसकी डिफिनेशन अच्छे से पढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी पिंड पर किया गया कार्य अपने पथ पर निर्भर ना करे तो ऐसे कार्य करने में लगाए गए बल को करने में लगाए गए बल को संरक्षी बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, संरक्षी बल कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गया। आइए बच्चों इसके दूसरा परिभाषा भी देख लेते हैं। इसका दूसरा परिभाषा दो है, वो भी सही है, इसको देखते हैं। यदि किसी कण पर करने वाला, यदि किसी पिंड पर करने वाला कण पर, यदि किसी पिंड पर या कण पर बात की है ना,
पिंड पर कार्य करने वाला बल, कार्य करने वाला बल। ठीक है बच्चों, यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल इस प्रकार का हो, इस प्रकार का हो कि पूरे चक्रीय प्रक्रम, पूरे चक्रीय क्रम में पिंड की पूरी चक्रीय प्रक्रम में पिंड की गतिज ऊर्जा, क्या बेटा, पिंड की गतिज ऊर्जा अपरिवर्तनशील रहे, अपरिवर्तित या अपरिवर्तित रहे, ये भी सही है, अपरिवर्तित रहे या अपरिवर्तनशील रहे, बात एक ही है, या अपरिवर्तित रहे, तो ऐसे बल को क्या कहेंगे, संरक्षी बल कहेंगे, संरक्षी बल कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए बच्चों। आइए दोनों परिभाषा हम कोई एक याद कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे, या तो ये कोई एक याद करिएगा। पर उदाहरण नंबर 1, उदाहरण जो है हमारा एक क्या है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, क्या बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल, ये अपने पथ पर निर्भर नहीं करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ठीक है। जैसे बच्चों विद्युत बल, तीसरा चुंबकीय बल, ये सब बल बच्चों क्या होते हैं, चुंबकीय बल। ये सब बल जो होते हैं ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, ये सब संरक्षी बल होते हैं। ठीक है। आइए एक बात और, संरक्षी बल के जो किया गया कुल कार्य होता है वो शून्य होता है, ये हम प्रूव करेंगे, तो इसमें देखते हैं। ठीक बच्चों, एक नोट याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। नोट 1, ये नोट बहुत ज़रूरी है, सुनिए। नोट क्या है कि संपूर्ण प्रक्रम में, हम आपको बता दें लीजिएगा, संपूर्ण प्रक्रम में संरक्षी बल द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य होता है। बच्चों यदि आपने टोटल वर्क जीरो दिखा दिया तो प्रूफ हो जाएगा कौन सा बल है, संरक्षी बल। अगर जीरो नहीं दिखाया, अब इसका बच्चों दूसरी हेडिंग डालिए, असंरक्षी बल क्या होता है। आइए देखते हैं उसको भी। असंरक्षी बल, इनको हम समझेंगे। कैसे समझेंगे बच्चों, थोड़ा आप अच्छे समझिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा इस सवाल क्वेश्चन में। देखिए इसकी डिफिनेशन हम नहीं लिखेंगे, आप लोग लिखो। कैसे, जो आपने इसमें लिखा इसका अपोजिट कर देना। क्या उल्टा, देखो हम आपको जहाँ जहाँ रेड पेन से इसमें निशान बदल दें वो बदल देना। यदि किसी पिंड पर किया गया कार्य अपने पथ पर निर्भर करे, ये ना हटा देना। अगर ये जो चीज़ हटा दोगे, या क्या लिख दोगे, यदि किसी पिंड पर किया गया कार्य अपने पथ पर निर्भर करे तो ऐसे कार्य करने में लगाए गए बल को असंरक्षी बल कहते हैं। यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, असंरक्षी बल कहते हैं, तो इसकी डिफिनेशन हो जाएगी, ना हटा देना, तो पूरी परिभाषा किसकी हो जाएगी, असंरक्षी बल। तो क्या लिखोगे, यदि किसी पिंड पर किया गया कार्य अपने पथ पर निर्भर करे तो ऐसे कार्य करने में लगाए गए बल को असंरक्षी बल कहते हैं। दूसरा पॉइंट कैसे लिखोगे, यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल इस प्रकार का हो कि पूरे चक्रीय प्रक्रम में पिंड की गतिज ऊर्जा परिवर्तित रहे, ये होता है अपरिवर्तित, तो उसमें परिवर्तित रहे, ये बदल देना बच्चों। ये चीज़ चेंज कर दोगे, इसकी जगह क्या लिख दोगे, परिवर्तित रहे, तो ऐसे बल को असंरक्षी बल कहते हैं। समझ गए, ये ना हटा देना और ये परिवर्तित को अपरिवर्तित को परिवर्तित कर देना बच्चों। तो डिफिनेशन किसकी हो जाएगी, असंरक्षी बल का। तो बच्चों हमें उम्मीद है आप लिख लेंगे, हम इसका उदाहरण बताने चल रहे हैं। उदाहरण देख लीजिए बच्चों। इसका जो उदाहरण है वो आप इसमें, जैसे उदाहरण में आप लिख सकते हैं
घर्षण बल पथ पर निर्भर करता बच्चों। घर्षण बल पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं श्यान बल। श्यान बल। तीसरा उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं ऐसे ही बहुत सारे बल होते हैं बेटा, ठीक है। तो फिलहाल बच्चों अभी 2 बल लिखिए, बाकी तीसरा भी याद नहीं आ रहा है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर भी एक नोट हम लिखवा दे रहे हैं, नोट नंबर 2। तो नोट ये है इसमें, इसका नोट जो है संपूर्ण प्रक्रम में असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। इसमें होता है, इसमें लिखोगे क्या? आइए हम आपको नोट बता दे रहे हैं। संपूर्ण प्रक्रम में असंरक्षी बल द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य नहीं होता है। ठीक है बच्चों, या आप क्या करेंगे, वीडियो को रोककर नोट कर लें, और मैं उम्मीद है बच्चों डिफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या बच्चों? चलिए बच्चों, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत क्या है लिखेंगे, इसके अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न, ठीक है, ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, एक ये नियम है। अब इसका एक दूसरा नियम भी है, या इसके अनुसार, दूसरा बेटा ना, अथवा एक अथवा है, इसके अनुसार, ठीक है, अनुसार, कामा इन्वर्टेड कामा लगा देना। क्या कहता है दूसरा नियम, बहुत ही है, ब्रह्मांड, ठीक है बेटा, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये है बच्चों, ठीक है। अब जैसे बच्चों हम आपको कुछ बता दें जानकारी, कुछ रूल्स हैं। जैसे आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी आएगी। कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा है बच्चों, गतिज ऊर्जा, और यू क्या है बेटा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ये क्या है, संपूर्ण ऊर्जा, ठीक, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा, ठीक है। नोट कर लो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर क्या है, के प्लस यू बराबर ही, के गति ऊर्जा, यू स्थिति ऊर्जा और ई संपूर्ण ऊर्जा। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें। बच्चों एक हेडिंग आपकी स्क्रीन पर आई, उसको देखते हैं। द्रव्यमान, क्या हेडिंग बच्चों, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। तो बच्चों आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम। देखिए 20वीं शताब्दी में, थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं इसमें, 20वीं
शताब्दी में लोग यह मानते थे कि ऊर्जा और द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। भाई 20वीं शताब्दी में लोग यह मानते थे कि ऊर्जा और द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। इनके बीच कोई संबंध नहीं है। इनके बीच कोई संबंध, ठीक बच्चों, इनके बीच कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये बच्चों थोड़ा सही कर दे रहे हैं, संबंध नहीं है। लेकिन अब यहाँ समझिए, लेकिन जो एक वैज्ञानिक थे बेटा, उनका नाम क्या था? अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया, यह बताया या सिद्ध किया। क्या कहा बेटा उन्होंने? यह बताया कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही रूप हैं। ऊर्जा और द्रव्यमान, यह बताया कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे के परिवर्तित रूप हैं। ठीक बच्चों, परिवर्तित रूप हैं। और द्रव्यमान को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्यमान के बीच संबंध भी बताया। तो इन्होंने कहा परिवर्तित रूप हैं। उसके बाद समझिए, ऊर्जा को द्रव्यमान में और ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने का समीकरण दिया। ठीक है बच्चों, द्रव्यमान को ऊर्जा में ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलने का समीकरण दिया। अब समझिएगा, फुल स्टॉप। क्या है वह समीकरण बच्चों? आइए देखते हैं। जिसे द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण कहते हैं या संबंध कहते हैं। क्या बच्चों? समीकरण दिया जिसे द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध कहते हैं। संबंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसकी डिफिनेशन है, जिसे ऊर्जा तुल्यता संबंध कहते हैं। तो आइए बच्चों, यह समीकरण हम देखते हैं। क्या है समीकरण? जैसे E बराबर mc², आपने फार्मूला पढ़ा होगा। यही वह समीकरण है बच्चों। यहाँ पर E ऊर्जा है। E क्या है? ऊर्जा, जिसका मात्रक जूल होता है। और m यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान, जिसका मात्रक किलोग्राम होता है। और जो यहाँ पर क्या है? एक c, ये होता है प्रकाश की चाल, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोककर नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए
और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।